हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा हमारी अंतिम युद्ध सीरीज में आज का चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। टारगेट 70/70 इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। तो व्हाट इज इकोलॉजी बेटा? ऐसी ब्रांच है बेटा साइंस की जिसमें हम पॉपुलेशन को, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और पूरे के पूरे बायोस्फीयर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी उसके एनवायरनमेंट के साथ, और वहां पे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का कैसे इंटरेक्शन होता है उसको अलग अलग लेवल पे स्टडी किया जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनिज्म लेवल है, पॉपुलेशन लेवल है, कम्युनिटी या बायोस्फीयर लेवल है। वो सारी स्टडी मिलकर क्या कहलाएगी? इकोलॉजी कहलाती है बेटा। और सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड दिया किसने था? रेटर ने दिया था, लेकिन उसको डिफाइन किया अर्नेस्ट हैकेल ने। रामदेव मिश्रा, एनसीईआरटी में भी इनका फोटो दिया हुआ है, इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया कि कैसे इकोलॉजी को लोगों ने पॉपुलराइज किया, कैसे स्टडीज की गई। अब जब ये डिफरेंट लेवल्स की हम बात करते हैं, चाहे वो हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करके और बायोस्फीयर लेवल तक जाते हैं, इकोसिस्टम तक जाते हैं, तो कैसे कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले इंडिविजुअल, बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट आप कह सकते हो कि सबसे छोटा क्या हो गया? इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज डीम और पॉपुलेशन। कि बहुत सारे इंडिविजुअल जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की, भाई आप अपने एरिया में रह रहे हो तो बहुत सारे लोग हैं, आपकी फैमिली है और आपके नेबर्स हैं, बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक पॉपुलेशन बनाती है एक पर्टिकुलर एरिया के इंडिविजुअल्स। अब जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिल जाती है, ये पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, पॉपुलेशन ऑफ रेप्टाइल्स, तो वो क्या कहलाएगी? कम्युनिटी कहलाएगी। और बहुत सारी कम्युनिटीज मिल जाएंगी तो एक इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है पोंड इकोसिस्टम का, कि पोंड इकोसिस्टम में क्या 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 प्रेजेंट हैं। वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स भी हैं, वहाँ पे ज़ूप्लैंक्टन्स भी हैं, वहाँ पे स्मॉल फिशेस भी हैं। तो ये सारे मिलकर एक इकोसिस्टम की फॉर्मेशन कर देते हैं। बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस को के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को लिमिट कर दिया जाए, देन इट इज नोन एज बायोम। कि जैसे डेजर्ट, डेजर्ट नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, वहाँ पे सैंड एरिया होगा बहुत ज़्यादा। रेन फॉरेस्ट की बात करूँ तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता होगा। तो ऐसे लिमिटेड एरियाज को क्या कहा जाएगा? बायोम्स। ठीक है। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंड और वाटर बॉडीज इज नोन एज बायोस्फीयर। तो हमने स्टार्ट किया इंडिविजुअल से, स्मॉलेस्ट से, और हम पहुंच गए लार्जेस्ट पे। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, यार दो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है हैबिटेट और दूसरा वर्ड होता है निश। क्या डिफरेंस इन दोनों में? एक स्पेसिफिक प्लेस किसी ऑर्गेनिज्म का जहां पे वो रहता है वो क्या कहलाएगा? उसका हैबिटेट कहलाएगा। ठीक है। और एक रेंज, एक कंडीशंस जहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, उसको टॉलरेट कर सकता है, रिसोर्सेज को वहां पे यूज करता है और अपना एक फंक्शनल रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में, तो वो सारी कंडीशंस क्या कहलाती है? निश कहलाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि आपकी कॉलोनी है और उसमें 10 घर हैं जैसे, ठीक है। तो इसमें मिस्टर शर्मा रहते हैं, इसमें मिस्टर वर्मा रहते हैं, इसमें मिस्टर अरोड़ा और रहते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक 1 2 3 4 5 ये क्या कहलाएगा? उनका पर्टिकुलर, जैसे 3 नंबर में मिस्टर अरोड़ा है तो ये हैबिटेट हो गया मिस्टर अरोड़ा का। ठीक है। तो स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी जहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, कि इसके एबायोटिक फैक्टर के साथ उसका जो इंट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा? उसका हैबिटेट। और निश में क्या है कि वो सारी की सारी कंडीशंस आ जाती हैं जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? अब मिस्टर अरोड़ा मान लो एक डॉक्टर हैं, तो वो उसका निश हो गया। ठीक है ना, कि उस एरिया में जहां पे वो अपना फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहा है। हैबिटेट क्या हो गया? हाउस नंबर 3 वो उसका हैबिटेट हो गया, लेकिन उसका जो फंक्शनल रोल है दैट इज अ डॉक्टर। तो अब हम कहेंगे कि नंबर 3 में जो डॉक्टर है तो 3 उसका हैबिटेट है और उसका प्रोफेशन, उसका निश हो गया। और थोड़ा सा इसको समझिए, पर्टिकुलर प्लेस जहां पे वो रहता है निश, पर्टिकुलर रोल जो ऑर्गेनिज्म प्ले करता है वो उसका निश हो गया। स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, मैनी स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई सेम हैबिटेट, है ना, एक एरिया में बहुत सारे रह सकते हैं, लेकिन निश उसका स्पेसिफिक हो जाएगा, सिंगल स्पीशीज ही उसको ऑक्यूपाई करेगी। डॉक्टर वही है, वहाँ पे हैबिटेट में बहुत सारे निश हो सकते हैं। तो ये ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट हो गया और ये पर्टिकुलर स्पीशीज तक रेस्ट्रिक्टेड है। डेजर्ट, ओशन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये सारे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हो गए। और एक ही एरिया में, जैसे मान लो बात करें स्पैरोज हैं, आपके आसपास अलग अलग टाइप की स्पैरोज मिलती होंगी, 1 2 3 यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, है ना, कुछ स्मॉल साइज़ की, कुछ लार्ज साइज़ की। तो वो सारे क्या हो गए? डिफरेंट पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय स्पैरोज इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। जैसे डार्विन ने भी इसी पे स्टडी किया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब हम आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे, पॉपुलेशन एंड एट्रीब्यूट्स।
कि क्या होता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में, क्या सारे पैरामीटर स्टडी करने होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एज पैरामीटर्स। ये 5 पैरामीटर हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा या पर कैपिटा बर्थ इज नोन एज बर्थ रेट। आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने स्पेसिफाई किया, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। ये एक पॉन्ड है जहाँ पे 20 लोटस प्लांट्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी लास्ट ईयर थे, और 8 हर साल नए प्रोड्यूस हो रहे हैं, या इस साल 8 नए प्रोड्यूस हुए। तो प्रीवियस पॉपुलेशन वाज 20 एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 28। तो व्हाट इज द रेट ऑफ बर्थ, या बर्थ रेट क्या है उसका। तो बर्थ रेट का मतलब होता है इंक्रीज अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना था, 20 था, इंक्रीज कितना हुआ था, तो 8, तो 8 अपॉन 20 इट कम्स आउट टू बी 0.4। तो दिस इज द बर्थ रेट। क्लियर टू एवरीवन। लाइकवाइज हम डेथ रेट को भी काउंट कर सकते हैं कि 4 इंडिविजुअल्स लेबोरेटरी में मर गए टोटल 40 की पॉपुलेशन में से, तो नंबर ऑफ डेथ टोटल नंबर इंटू 100। क्लियर टू एवरीवन। सो इट इज दे आर, बर्थ रेट को क्या कहते हैं, नेटेलिटी, एंड डेथ रेट इज नोन एज मोर्टेलिटी। तो नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी 2 वर्ड नॉर्मली यूज किया जाता है। चलिए सेक्स रेशियो, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ मेल्स टू द फीमेल्स, दैट इज नोन एज सेक्स रेशियो। एक पॉपुलेशन में मान लो 1000 इंडिविजुअल्स हैं, उसमें से 700 मेल हैं, 300 फीमेल हैं, देन इट इज कॉल्ड 70-30 रेशियो। तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो अलग अलग यूज होते हैं पॉपुलेशन के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी। तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। एज पिरामिड्स तीसरा पैरामीटर हो गया कि एज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर ग्राफ प्लॉट करें हम पॉपुलेशन के साथ, तो कुछ इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज विद पॉपुलेशन इज नोन एज एज पिरामिड, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज सबसे ज्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, तो पॉपुलेशन नियर फ्यूचर में इंक्रीज होती है। तो सच ग्राफ इज नोन एज एक्सपेंडिंग। बट अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का नंबर बराबर है, तो देयर विल बी स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन, कि जितने ओल्ड एज में जाएंगे उतने ही रिप्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे, तो नेट नंबर विल रिमेन कांस्टेंट। बट इफ प्री रिप्रोडक्टिव नंबर इज लेस एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एज, तो नियर फ्यूचर में ये जो प्रोडक्टिव एज है ये तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में चली जाएगी, तो ये नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगी। तो ग्रेजुअली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। तो 3 तरह का, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज क्या होता है बच्चों। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पर स्पीशीज पर यूनिट एरिया, चाहे उसको हम किलोमीटर्स में मेजर करें, चाहे हम हेक्टेयर में मेजर करें, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, सॉरी एग्जांपल है कि पॉपुलेशन डेंसिटी साइबेरियन क्रेन की जो भरतपुर वेटलैंड है वो 10 के आसपास होती है, ठीक है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास के केस में मिलियंस में हो सकती है। दोनों एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको परसेंटेज कवर या बायोमास के केस में भी मेजर कर सकते हैं कि 200 पार्थेनियम प्लांट्स एंड ह्यूज बनियन ट्री एक ही एरिया में है, ये इसका नंबर 1 है, ये कितने हैं, 200 हैं, लेकिन ये हो सकता है ज़्यादा एरिया कवर कर रहा हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस शो करता है बनियन ट्री की, ठीक है बच्चों। तो टोटल नंबर जो है वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ड यूज किया जाता है कि एब्सोल्यूट एग्जैक्ट नंबर की जगह एक एस्टिमेटेड नंबर को फाइंड आउट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, या कुछ केसेस में इनडायरेक्ट एस्टिमेशन भी कर लिया जाता है। जैसे टाइगर सेंसस हुआ नेशनल पार्क में, तो पग मार्क या फिकल पैलेट्स के बेस पे उसको कैलकुलेट किया जाता है नंबर को। तो पॉपुलेशन साइज जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे बच्चों, जैसे फूड कितना अवेलेबल है, वेदर कैसा है, कि अगर एडवर्स कंडीशंस होंगी तो ग्रेजुअली हो सकता है कि पॉपुलेशन साइज कम हो जाए, लेकिन फेवरेबल कंडीशंस में नंबर बढ़ सकता है। लाइकवाइज प्रेडेटर्स का नंबर कितना है, अगर प्रेडेटर्स कम होंगे तो चांसेस सर्वाइवल के ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज होती है तो हमें पता चल जाता है कि भाई कोई पर्टिकुलर स्पीशीज या पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स की वो इंक्रीज कर रही है, फ्लरिश कर रही है, या डिक्लाइन फेज में है, ठीक है बच्चों।
तो एक और डिफरेंस आपको बताना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ पैरामीटर्स हैं जो इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं लेकिन पॉपुलेशन के लिए नहीं होते। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन से पैरामीटर्स हैं जो इंडिविजुअल के लिए होते हैं या लेकिन पॉपुलेशन के लिए नहीं होते एंड वाइस वर्सा। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल में बर्थ होता है, डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन में बर्थ रेट होता है, नेटेलिटी होती है एंड मोर्टेलिटी होती है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। यहाँ पे रेट्स होंगे लेकिन यहाँ पे सिंपल बर्थ और डेथ होगी। इसी तरह इंडिविजुअल में क्या होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेक्स रेशियो होता है। पॉपुलेशन के केस में सेक्स रेशियो कंसिडर किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे डेंसिटी कह सकते हो आप। तो ये पैरामीटर्स भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आ जाइए। अब हम थोड़ा सा अलग फेज में जाते हैं कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है किसी भी एरिया की, वो 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नेटेलिटी जिसको हम बर्थ रेट भी कहते हैं, नंबर ऑफ बर्थ इन ए गिवन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नेटेलिटी, पहला हो गया। नंबर ऑफ डेथ्स, मोर्टेलिटी, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बर्थ बी था और ये डी हो गया। इमी और एमी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे। इमी कि जो आए हैं कहीं से, आने वाले इमी और जाने वाले एमी। ठीक है, तो आई ई, क्लियर टू एवरीवन। तो इन चारों को अगर हम एक साथ देखें तो नेटेलिटी, बर्थ रेट और इमिग्रेशन जो ऐड अप हुए, बाहर से आए, वो दोनों पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन मोर्टेलिटी, डेथ और एमिग्रेशन जो चले गए, उसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की। और इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे टी टाइम पीरियड है, ठीक है। अब t+1 क्या है कि एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, बी बर्थ रेट, आई एमिग्रेशन, डी डेथ, ई इमिग्रेशन, और टी स्टार्टिंग में क्या पॉपुलेशन थी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर b+1 ज्यादा होगा d+1 से, और अगर ये दोनों ज्यादा हो गए तो पॉपुलेशन डेंसिटी विल डिक्रीज। क्लियर टू एवरीवन, बहुत अच्छे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बी और डी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने के लिए। स्पेशल कंडीशंस में आई और ई इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे न्यू हैबिटेट के फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पे जो इमिग्रेशन है या इमिग्रेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो 4 लेटर्स बी डी आई ई, बी आई बढ़ाएंगे, डी ई डिक्रीज करेंगे। क्लियर टू एवरीवन। अब इन्हीं के बेसिस पे 2 तरह के ग्रोथ मॉडल्स नेचर में देखने को मिलते हैं या स्टडी किए गए हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई होना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 एंड 64 एंड सो ऑन, कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जैसे सेल डिवीजन होता है ना, एंड सो ऑन। तो जब रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड हो तो ग्रोथ जो होगी पॉपुलेशन की वो अनकंट्रोल्ड होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है ना, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए, तो अगर पॉपुलेशन साइज को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता है बर्थ रेट क्या होता है, बी होता है, डेथ रेट क्या होता है, डी होता है ना। तो बी माइनस डी से क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर टाइम पे करना है, तो डी एन अपॉन डी टी कर देते हैं हम, और इंटू एन। एन क्या है, पॉपुलेशन साइज। तो स्टार्टिंग में क्या था, पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, तो बी माइनस डी क्या होता है, एन होता है, या आर। आर इज इक्वल टू रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अब क्या आ गया, देखिए बी माइनस डी तो आर था, तो आर एन इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये वाली इक्वेशन हमने सोल्व की है अभी। ठीक, यहां पे 2 ग्राफ, 2 कर्व्स आपको मिल रही हैं। पहली एक्सपोनेंशियल है, दूसरी लॉजिस्टिक, जिसके हम बाद में बात करेंगे। तो ये जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ड्रास्टिक एक इंक्रीज देखने को हमें मिलता है। तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज। अब इंटीग्रल फॉर्म इसकी जो है उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी। यहां पे एन टी आफ्टर टाइम टी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी, एन नोट स्टार्टिंग में क्या थी, आर इज इक्वल टू रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मैं अभी बता रहा था आपको, और ई इज इक्वल टू बेस ऑफ नेचुरल रोग। तो ये भी आपको याद रखनी है, एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी।
अब जो आर है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चों, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, वो कितना अफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। जैसे नॉर्वे रेट की ग्रोथ की आर वैल्यू होती है 0.015 और फ्लोर बीटल की 0.12, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में जो थी 0.025 थी। ठीक है, तो इसे क्लियर कट आइडिया आ जाता है कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कैसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे थे। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ, नेचुरल कंडीशन में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ होती है। वो जब नया हैबिटेट हो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन है, हैबिटेट है, तो वहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलती है। ये नेचर में जो होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन अकर्स, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी पढ़ी हमने, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसके ऊपर ये बेस्ड है। हर एरिया की बच्चों, मान लो ये एक एरिया है, अब इसकी एक कैपेसिटी होगी, मान लो यहाँ पे इनिशियली 2 इंडिविजुअल थे, 2 से 4 हुए, 4 से 8, 16, एक लिमिट होगी जहाँ तक ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएँ, जहाँ पे रिसोर्सेज उनको सपोर्ट कर पाएँ। उसके बियॉन्ड अगर जाएंगे तो कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी उस पर्टिकुलर एरिया में, तो दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। सी से नहीं लिखते इसको हम, इसको के से लिखा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव इन अ एरिया विदाउट एनी स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि एनवायरमेंटल स्ट्रगल नहीं होगी या आपस में स्ट्रगल नहीं होगी, सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो उसको कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज वाली पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ में 3 फेजेज होंगे। पहले बिल्कुल लो होगा जिसको लैग फेज कहेंगे हम, फिर एकदम से इंक्रीज होता है दैट इज नोन एज लॉग फेज और एक्सेलरेशन फेज, और उसके बाद जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सैचुरेशन में आ जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक, तो लैग फेज, लॉग फेज एंड सैचुरेशन फेज, एसिप्टोम भी उसको कहा जाता है। और इस तरह की ग्रोथ का जो ग्राफ होता है उसको वन पर्ल ने सबसे पहले दिखाया था, इसलिए उसको वन पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है। dn अपॉन dt मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल टू आर। आर नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज है, एन स्टार्टिंग में कितनी थी, के कैरिंग कैपेसिटी हो गई, अभी मैंने आपको बताया था। तो मोस्टली एनिमल पॉपुलेशन के लिए जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं बच्चों। क्लियर टू एवरीवन? अब हम बात करते हैं अगले पैरामीटर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने ट्राई किया है बहुत सिंप्लीफाई करने का आपके लिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंटरेक्शन होता है, अलग अलग तरह से हो सकता है। कुछ पॉजिटिव इंटरेक्शंस होते हैं, बेनिफिशियल इंटरेक्शंस होंगे, लेकिन कुछ इंटरेक्शंस हार्मफुल हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो 6 टाइप के इंटरेक्शंस की हम बात करेंगे। जैसे म्यूचुअलिज्म है, ये पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा। कंपटीशन है, ये नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। प्रीडेशन भी नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। पैरासिटिज्म में भी नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। कमेंसलिज्म में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस नेचर में देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं, जो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के भी आपको बता रहा था। म्यूचुअलिज्म में दोनों जो स्पीशीज़ हैं, दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको म्यूचुअल बेनिफिट होता है, तो दोनों स्पीशीज़ ए और बी पॉजिटिव हो गए। कंपटीशन में एक को फ़ायदा होगा, सॉरी कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है, यस। प्रीडेशन में एक को फ़ायदा होगा, जो प्रीडेटर होगा, जो खाएगा मारेगा किसी को, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको बेनिफिट होगा, और जो प्रे होगा बेचारा नॉर्मली स्मॉलर एनिमल होता है उसको नुकसान हो जाता है। इसी तरह पैरासिटिज्म में भी एक को फ़ायदा एक को नुकसान, जो पैरासाइट है वो बेनिफिट लेता है होस्ट ऑर्गेनिज्म से। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो ईजिली आप देख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात प्रीडेशन। प्रीडेटर आपको पता है जो मारने वाला है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो डोमिनेंट होता है, वो नॉर्मली प्रीडेटर होता है ना। और जो प्रे होगा नॉर्मली स्मॉल साइज होता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली इट इज स्मॉल साइज। तो बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल टर्म्स में जो सारे के सारे कार्निवोरस हैं और जो ओमनिवोरस हैं दे आर प्रेडेटर्स। ठीक है ना ओमनिवोरस नहीं, हार्बिवोरस। हार्बिवोरस एंड कार्निवोरस आर प्रेडेटर्स। फाइटोफैगस प्लांट्स क्या होते हैं? फाइटोफैगस इंसेक्ट्स को फाइटोफैगस क्यों कहा जाता है? प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एंड में बताऊंगा ये वर्ड फाइटोफैगस। एक सेकंड, चलिए थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं वर्ड स्पेलिंग को। फाइटोफैगस क्या होता है बताइए, आपको समझने में आसानी रहेगी।
अब अगर कोई प्रेडेटर बहुत एक्सेसिवली किलिंग करता है प्रे की, तो इन नियर फ्यूचर जो प्रे की स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, है ना। तो प्रेडेटर नेचर में हमेशा क्या कहलाते हैं, प्रूडेंट कहलाते हैं। दे कैन कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीशीज। तो वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जब कुछ कोई एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवाई जाए किसी नए ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वो नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से बहुत फास्टली, बहुत रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया और उसने हैवोक सा क्रिएट कर दिया, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया कि जो नेटिव स्पीशीज थी उनके एक्सटिंक्शन का खतरा हो गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मोथ, ये वाली, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। जो प्रेडेटर है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। प्रेडेटर्स आर यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड मेथड। गैम्बोशिया फिश का एग्जांपल आप सबने पढ़ा है। गैम्बोशिया फिश क्या करती है, जो मॉस्किटो लार्वा या मॉस्किटो एग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक। प्रेडेटर्स मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशीज। देखिए बहुत क्लासिकल एग्जांपल है स्टारफिश। ये इंटरटाइडल जोन्स में प्रेडेटर की तरह काम करती है। तो जब इन स्टार फिशेस को रिमूव कर दिया गया इंटरटाइडल जोन से, उसकी वजह से 10 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया, क्योंकि उनमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ही नहीं हुआ, ठीक। क्लियर टू एवरीवन? और एक एग्जांपल देखिए, कैमोफ्लाज, क्रिप्टिक कलरेशन की कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म अपना कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें से कुछ पॉइजनस हो सकते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई, ये वाली, ये बहुत डिसटेस्टफुल हो जाती है प्रेडेटर बर्ड के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ को वो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं अपने बॉडी से। और कैटरपिलर स्टेज में ये पॉइजनस वीड्स पे जब सर्वाइव करती है तो उसकी वजह से उसमें वो केमिकल एंटर कर जाता है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्रे स्पीशीज डेवलप कर लेते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए, या हम कह सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो प्रेडेटर कंट्रोल कर रहा है स्पीशीज या ग्रोथ प्रे ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन प्रे जो है वो भी अपने आप में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है अपना सर्वाइवल मेंटेन रखने के लिए। तो थोन्स आ जाते हैं, एक और डिसटेस्टफुल हो गई, थोन्स आ गए। एकेशिया, कैक्टस में आप देखते हैं बहुत सारी प्लांट स्पीशीज जो हैं वो कुछ केमिकल सिक्रेट कर देती हैं, जैसे कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो कैटल्स या दूसरे गोट्स वगैरह उसको खाते नहीं हैं। निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, ओपियम जैसे जो केमिकल्स हैं वो ग्रेजिंग एनिमल्स के अगेंस्ट डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज कंपटीशन। नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस होगा नेचर में, और जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। तो जो आर वैल्यू है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वो सिग्निफिकेंटली लोअर होगी जहां पे कंपटीशन होगा। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपटीशन कब होगा? जब रिसोर्सेज दोनों, फूड और लिविंग स्पेस, ये दोनों के लिए मेनली इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्स के लिए होगा, अबंडेंट रिसोर्सेज के लिए भी कंपटीशन होता है। इंटरफेरेंस कंपटीशन, कि जहां पे एक स्पीशीज की जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी दूसरी स्पीशीज की वजह से, चाहे रिसोर्सेज अबंडेंट हो। आपने फील किया होगा कि वाटर बॉडीज के आसपास अगर लाइन बैठा है या लाइन रहता है तो वहाँ पे जो स्मॉलर एनिमल्स हैं नॉर्मली वो वहाँ पे नहीं आते, वो अवॉइड करते हैं। तो ये इंटरफेरेंस कंपटीशन हो गया ना, ठीक है। चलिए कंपटीशन के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देख लेते हैं। एबिगोडोन टोर्टोइस, गैलापागोस आइलैंड का एक्सटिंक्ट हो गया जब गोट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया, एक प्रिंसिपल दिया। उस प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ और वर्ड्स की। कॉम्पिटिटिव रिलीज, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है ऑर्गेनिज्म की, जहाँ पे वो रह सकते हैं, उसका एक्सपेंशन जब होता है तो वो उसकी जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। और ये कब हो सकता है? जब उसके साथ कंपीट करने वाले स्पीशीज को वहाँ से हटा दिया जाए। तो कोनल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि स्कॉटलैंड के रॉकी कोस्ट पे 2 बार्नाकल की स्पीशीज होती हैं, ये वाली बैलेनस जो लार्ज है, जो सुपीरियर होती है, एंड कैथमस जो स्मॉल है और इन्फीरियर है। बैलेनस है डोमिनेट करता है पूरे के पूरे कोस्टल एरिया को, अगर आपने देखा हो, और उसकी वजह से जो बेचारे जो स्मॉलर इन्फीरियर स्पीशीज है कैथमस की, वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। लेकिन जब बैलेनस को रिमूव कर दिया गया वहाँ पे, तो कैथमस ने पूरे इंटरटाइडल जोन को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, अपना नंबर बढ़ा लिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज।
सीधी सी बात है, अगर मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा टॉप करता है, लेकिन अगर किसी टेस्ट में वो ना आए तो ऑब्वियस सी बात है जो बच्चा सेकंड या थर्ड आता है वो अपनी परफॉर्मेंस और बेटर करेगा और वो टॉपर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से नेचर में भी होता है। तो गोज ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रिंसिपल दिया जिसको गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है, कि जब दो, देखो ध्यान से सुनना है बेटा, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करती हैं तो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडेफिनेटली। स्टार्टिंग में हो सकता है लेकिन इंडेफिनेटली वो को एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एंड जो इंफीरियर स्पीशीज होगी, बार्नेकल के केस में हमने देखा कि जो इंफीरियर स्पीशीज होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, फाइनली अल्टीमेटली उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। तो जो स्पीशीज कंपटीशन को फेस कर रही है वो एक नया मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेती है जिससे वो को एग्जिस्ट कर सके। वहां से माइग्रेट करने के बजाय या एक्सटिंक्ट होने के बजाय वो जो इंफीरियर स्पीशीज है वो एक नया मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेती है जिसको क्या कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, कि देखिए यहां पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, स्मॉल येलो कलर की जो बर्ड स्पीशीज है वो पूरे ट्री में फोर्ज कर रही है, लेकिन जो रेड स्पीशीज है वो कंपीट कर रही है रिसोर्सेज के लिए, तो रेड डोमिनेट कर रही है यहां पे। ठीक है ना, तो येलो ने एक नया रिसोर्स फाइंड आउट कर लिया जिससे कि कंपटीशन रिलीज हो सके, कंपटीशन रिड्यूस हो सके, और इसी को क्या कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्लियर? तो गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो स्पीशीज जो क्लोज रिलेटेड है जिनके रिसोर्सेज सेम है इनडेफिनेटली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो कंपैरेटिवली जो इंफीरियर स्पीशीज होगी वो एलिमिनेट कर दी जाएगी। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है कि अगर कंपटीशन है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में तो जो इंफीरियर स्पीशीज है, जो स्पीशीज कंपटीशन फेस कर रही है, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए नए मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेती है टू अवॉइड कंपटीशन, एंड दिस इज नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग लिमिटेड रिसोर्सेज का डिवीजन कर लेना जिससे कंपटीशन अवॉइड हो सके, या हम कह सकते हैं डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स को चूज कर लेना, डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स को अडॉप्ट कर लेना। मैकआर्थर ने ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया कि जो वार्बलर स्पीशीज हैं ये पांचों की पांचों क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है। ठीक है, जो ट्री पे सर्वाइव करती हैं लेकिन फॉरेजिंग एक्टिविटीज हैं उनकी वो अलग अलग हो जाती हैं, बिहेवियरल पैटर्न अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे एक साथ सर्वाइव भी करती हैं एक ही एरिया में। ठीक, चलिए, थर्ड पैरामीटर इज पैरासिटिज्म। देखिए पैरासाइट क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है, दैट इज नोन एज पैरासाइट। ठीक, तो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, एक सिंगल होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही सर्वाइव करेंगे और को इवोल्व करते हैं, को इवोल्यूशन होता है, जैसे को एक्सटेंशन होता है वैसे को इवोल्यूशन होता है, कि अगर होस्ट स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है पैरासाइट के अगेंस्ट तो पैरासाइट भी मैकेनिज्म इवोल्व कर लेगा उसको नलीफाई करने के लिए, उसको एनकाउंटर करने के लिए। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो पैरासाइट क्या एडेप्टेशन शो करते हैं, उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते सबसे पहले। ठीक है, अटैसिव ऑर्गन्स होते हैं सक्कर्स की फॉर्म में, हुक्स की फॉर्म में, जिससे वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं विद द होस्ट बॉडी। उनका खुद का अपना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही वो सर्वाइव करते हैं। एंड दे रैपिडली मल्टीप्लाई, रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत हाई होता है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में अपना नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो लीच में आप सकर्स देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये हीरोडिन है जिससे हीरोडिन प्रोड्यूस होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस एस्कैरियोसिस कोज करता है। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स के एग्जांपल हैं। अब जो लाइफ साइकिल है पैरासाइट की वो भी कॉम्प्लेक्स होती है। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो डाइजेनिक होता है, अपनी लाइफ साइकिल है 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है, फीमेल एनाफिलीज एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और 2 टाइप के पैरासाइट्स अभी मैंने आपको बताए थे, एक्टोपैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, इनसाइड होस्ट बॉडी। ठीक, तो जो लाइस है आपने देखा होगा स्काल पे हेड पे होती है, बाहर की साइड होती है, तो एक्टोपैरासाइट हो गया, लेकिन लिवर फ्लूक हमारी बॉडी के अंदर होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो वो एंडोपैरासाइट हो गया। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो एक्टोपैरासाइट एक्सटर्नल सरफेस पे होगा, लाइस, टिक्स, बहुत सारे एग्जांपल, कस्कुटा प्लांट। फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं कंसिडर करता, क्यों किया जाता, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड को रिप्रोडक्शन के लिए यूज करता है, नॉट एज अ फूड। ठीक है, एक क्लासिकल एग्जांपल होता है पैरासिटिज्म का जिसको कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, बर्ड्स में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कोयल जिसको कुको कहते हैं और कौवा जिसको हम क्रो कहते हैं। तो जो क्रो है बड़ा स्मार्ट होता है और कोयल बेचारी बड़ी भोली भाली सी होती है। तो जो ये क्रो है ये कुको के नेस्ट में अपने जो एग्स है वो लेकर देता है। ठीक है,
और वो बेचारी सोचती है कि वो उसी के एग्स है वो उनको इंक्यूबेट करेगी, ठीक, क्योंकि उनका जो रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा होता है, साइज कलर एग्स का एकदम सेम होता है। तो जो होस्ट बर्ड है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती और उन एग्स को ईजिली इंक्यूबेट कर देती है। तो इस तरह का जो पैरासिटिज्म होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। याद रहेगा बच्चों, क्लासिकल एग्जाम्पल कुको एंड क्रो, कोयल और कौवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कमेंसलिज्म, फोर्थ टाइप इज कमेंसलिज्म, कि एक को फायदा दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। ऑर्किड्स एपीफाइट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जो मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के ऊपर ये ऑर्किड ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो मैंगो ट्री को इससे कोई फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन ऑर्किड्स को क्या मिल गया, उसको रहने की जगह मिल गई। इसी तरह बार्नाकल जो है वो वेल्स की बैक पे, उसकी पीठ पे ग्रो करते हैं। कैटल एरगेट ये आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, जो हमारे जो नॉर्मली जो कैटल्स होते हैं, काऊ बफेलो होते हैं, उनके आसपास इस तरह से एरगेट्स हैं वो फोर्ज करते हैं, वो भी अपना खाना लेते रहते हैं। जब कैटल मूव करता है तो वेजिटेशन से इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं, अदरवाइज जो एरगेट्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इंसेक्ट्स को कैच करना। और लास्ट एग्जाम्पल है सी एनिमोन और क्लोन फिश का। ये सी एनिमोन है, तो ये क्लोन जो है उसकी बॉडी पे रहता है, जिससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है दूसरे प्रीडेटर से, जबकि सी एनिमोन को कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो कॉमन से इस तरह से याद रख सकते हो, कॉमन, कि भाई आपको कोई फायदा नुकसान नहीं है, मेरा फायदा हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल बेनिफिट, ये बहुत आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे होगे कि लेग्यूमिनस प्लांट और रेगुलर प्लांट की रूट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया, इनके बीच का जो एसोसिएशन होता है उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, कि दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है। मायोराइजा जिसको कहते हैं, कि जो फंजाई है और रूट्स जो हैं हायर प्लांट्स की, उनके बीच का एसोसिएशन मायोराइजा हो जाएगा। फंजाई को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। लाइकेन का एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। एल्गी फोटोसिंथेटिक होता है जिसको फाइकोबायोंट कह देते हैं, और जो फंगल पार्ट है उसको रहने की जगह दे देता है, उसको मायोबायोंट कहेंगे। इसी तरह फिग ट्री और वास्प का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि फिग स्पीशीज का पोलिनेशन हो जाता है, वास्प की वजह से बाकी कोई स्पीशीज नहीं कर पाती। तो जब फीमेल वास्प पोलिनेट करता है फिग इन्फ्लोरेसेंस को, और वो अपने एग्स को ले करने के लिए जगह ढूंढ रहा है, तो दोनों को फायदा हो गया ना, कि फिग को पोलिनेटर मिल गया और वास्प को एग ले करने के लिए जगह मिल गई। तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट है, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। याद रहेगा बच्चों। एक और एग्जांपल बात करते हैं, ऑर्किड्स, वो फ्लोरल पैटर्न में बहुत सारी डाइवर्सिटी शो करते हैं, और वो स्पेसिफिक टाइप के पोलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो बी भी हो सकती है, बम्बल बी भी हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे जो ऑर्किड्स हैं वो रिवार्ड नहीं देते। जो नेक्टर होता है वो रिवार्ड मैकेनिज्म ही तो है इंसेक्ट के लिए, कि फ्लावर उसको रिवार्ड दे रहा है कि आप आओ, आपको रिवार्ड मिलेगा, और बदले में उसको उसका पोलिनेशन हो जाता है। बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सेक्सुअल डेफिसिट ऑफ अफायरस, जिसको मेडिटेरियन ऑर्किड कहा जाता है, कि एक पेटल जो है इसके फ्लावर की वो रिजेंबल करती है फीमेल बी के जैसी, ठीक है। तो मेल बी जो है वो सूडोकोपुलेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है इसके प्लांट के साथ, किसके, ऑर्किड के साथ, मेडिटेरियन ऑर्किड के साथ, और उस प्रोसेस में सूडोकोपुलेट करते टाइम वो डस्ट कर देता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो पोलिनेशन में हेल्प कर दिया। तो इस तरह का जो पोलिनेशन है, कि जहां पे पेटल जो है फ्लावर की रिजेंबल करता है फीमेल बी को साइज में, कलर में, मार्किंग में, तो जो मेल है वो सूडोकोपुलेट करने की कोशिश करता है, इसको कहा जाता है सूडोकोपुलेशन, ठीक है बच्चों। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल डेफिसिट ऑफ वायरस और ऑर्किड, याद रहेगा। तो जो फीमेल बी का जो कलर पैटर्न है तो स्लाइटली डिफरेंट कर जाता है इवोल्यूशन के टाइम पे, तो जो पोलिनेशन की सक्सेस है वो भी रिड्यूस हो जाती है, जब तक कि जो ऑर्किड फ्लावर है वो अपने आप को कोई इवोल्व ना करे, जिससे कि वो फिर से उसके जैसा ही दिखने लगे। तो को एग्जिस्टेंस, को इवोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर था, वन शॉट में मैंने आपको कंप्लीट करके दिया है। कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड एनसीईआरटी का हमने मिस नहीं किया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी जो अंतिम युद्ध की जो सीरीज है उसमें आपको सब कुछ मिल रहा है बेटा, सब कुछ मिल रहा है। वन शॉट भी मिल रहा है आपको, चैप्टर वाइज PYQs भी मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, और सारे का सारा कोई भी जो लेक्चर है वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो विद इन 2 आवर्स कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन आपका हो जाएगा। 13 चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम 40 डेज आपको लगने हैं, सिर्फ 2 घंटे पर डे देने हैं। अगर आप देते हो तो 15 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट वाइज और फुल सिलेबस के प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे, और उसके बाद आपका जो टारगेट है 70 आउट ऑफ 70 वो अचीव हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं बायोनीति के, वहां पर भी आपको PYQs मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे।
Till then, keep studying. Hope to see you with next chapter. Till then, good luck.